आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 52,000 करोड़ के डिफेंस परचेसेस को लेकर। आज डीएसी की तरफ से कुछ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिए गए थे और इनका कलेक्टिव नंबर 52,000 करोड़ का है। आमतौर पर डीएसी के अप्रूवल के दौरान हम लोग देखते हैं कि डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए कौन से सिस्टम्स ऑर्डर किए गए, क्योंकि प्रिसाइसली वही मेड इन इंडिया सिस्टम्स होते हैं जिनको देश में डिजाइन किया गया होता है और मैन्युफैक्चरिंग या तो पीएसयू के पास में होती है या किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के पास में, लेकिन ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के होते हैं। अच्छा, डीएसी के अप्रूवल का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं है कि ये परचेज हो गई है। भारत में डिफेंस प्रोक्योरमेंट बेसिकली 7 स्टेज का एक प्रोसेस होता है और आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी चाहिए। डीएपी 2020 के हिसाब से इस 7 स्टेज के फनल का सबसे पहला प्रोसेस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी होता है, जिसके बाद परचेज की कैटेगराइजेशन की जाती है। उसके बाद आरएफएक्स प्रोसेस शुरू किया जाता है जिसमें आरएफआई, आरएफपी एक्सेट्रा होते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस होते हैं यानी कि सीएनसी, और उसके बाद सीएफए का सैंक्शन आता है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है और फिर डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी डिसाइड किए जाते हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से मान लिया जाता है कि यहाँ पर एक कैपेबिलिटी गैप है और इसको भरने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि चीजें खरीद ली गई हैं या वेंडर सेलेक्ट कर लिया गया है या फिर इस परचेस के लिए भारत सरकार की तरफ से पैसा डायरेक्टली दे दिया गया। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड की जाती है और अगर कोई परचेस केवल 300 करोड़ तक की है तो उसको सर्विसेज के वाइस चीफ या डीजी कोस्ट गार्ड खुद अप्रूव कर सकते हैं। अगर परचेस 300 से 500 करोड़ के बीच में है तो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के पास में जाती है, लेकिन अगर कोई परचेस 500 करोड़ से ज्यादा की है तो वो डीएसी के पास में पहुंचती है, जिसको लीड करते हैं रक्षा मंत्री। अब अगर आज के पैकेज की बात की जाए तो ये लगभग 52,000 करोड़ का था और इसी वजह से ये डीएसी की बकेट में आकर गिरा है। सेकेंड स्टेज की अगर बात की जाए तो ये है कैटेगराइजेशन, यानी कि ये परचेस कहां से की जाएगी। इंडियन कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपके पास में बाई आईडीडीएम है, यानी कि इंडिजिनसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड इन इंडिया। बाई इंडियन भी एक ऑप्शन है जहां पर आप स्क्रू ड्राइवर प्रोडक्ट्स को अक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद बाई एंड मेक इंडियन भी एक कैटेगरी है जहां पर आप बेसिकली लेबल पीलिंग करते हैं। इस कैटेगरी में अभी तक जितने भी सिस्टम्स अक्वायर किए गए हैं उनका राइट क्लासिफिकेशन होगा बाई ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। हालांकि इंडिविजुअली भी एक कैटेगरी है। और फिर लास्ट कैटेगरी आती है जो प्योर इंपोर्ट होता है, यानी कि बाई ग्लोबल। ऑफ द शेल्फ जो भी चीजें आप खरीदते हैं वो एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यह है आरएफपी प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान वेंडर्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाता है, फिर एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी बैठती है जो वेंडर्स को इवैल्यूएट करती है, जिसके बाद सिस्टम्स को फील्ड में ले जाकर उनके ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं। चौथा स्टेज है सीएनसी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी। ये एक इंपॉर्टेंट फेज है जहां पर वेंडर के साथ में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट किया जाता है और कई बार इस प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। प्रैक्टिकली सारे वेंडर्स को इवैल्यूएट किया जाता है और उनमें से वो वेंडर शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं जिनके पास में चीजों को एग्जीक्यूट करने की क्षमता होती है, यानी कि सभी शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स के पास में वो क्षमता होती है कि वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। और उसके बाद उनके कोड्स को इवैल्यूएट किया जाता है, जिसके बाद L1 सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जो L1 यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, यानी कि लोवेस्ट बिडर, वो उन वेंडर्स में से एक है जिन सबके पास में वो क्षमता थी कि वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। सीएफए सैंक्शन बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है और यहाँ पर असली पैसे अप्रूव किए जाते हैं। अगर परचेज की टोटल वैल्यू 300 करोड़ तक है तो उसको वाइस चीफ अप्रूव कर सकते हैं। वहीं पर 300 से 500 करोड़ के बीच में डिफेंस सेक्रेटरी, 500 से 2000 करोड़ तक रक्षा मंत्री, 2000 से 3000 करोड़ तक फाइनेंस मिनिस्टर और 3000 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई परचेज है तो वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने पहुंचता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री खुद। होप यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई होगी कि एओएन एक अलग लैडर है और सीएफए एक दूसरा लैडर है जहां पर एक्चुअल स्पेंडिंग अप्रूव होती है। एओएन में बेसिकली ये माना जाता है कि इस परचेज की आपको आवश्यकता है। इसके बाद अगला स्टेज होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और उसके बाद डिलीवरी। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पहले डीपीपी में डिलीवरी को लेकर किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की गई थी, लेकिन डीएपी 2020 में इस चीज को लेकर बातचीत की गई है। यहाँ पर हम लोग आपके साथ में ये चीज क्लियर कर देते हैं कि इतनी डिटेल में इस पूरे प्रोसेस को आपको यूट्यूब में कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसके बेसिस पर एक हाइप तो बनता है। अब आज डीएसी की तरफ से जो प्रपोजल अप्रूव किए गए हैं उसमें से 6 प्रपोजल्स इंडियन आर्मी के थे, 3 प्रपोजल्स इंडियन नेवी के और 3 ही प्रपोजल्स भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के थे। इंडियन आर्मी के अगर प्रपोजल्स की बात की जाए तो सबसे पहला प्रपोजल है आकाश तरंग का, जो कि एक काउंटर यूएस सिस्टम है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से नाम हम लोगों को सुनने मिला है उससे साफ समझ में आता है कि ये एक डीआरडीओ का डेवलपमेंट है और आने वाले समय में इसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोगों को मिलेंगी। पर्सनली हम लोगों ने अपने उन सभी कॉन्टैक्ट्स को अप्रोच करने की कोशिश की है जो डीआरडीओ में इस समय मौजूद हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस सिस्टम के बारे में हम लोगों को और डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरे अप्रूवल की अगर बात की जाए वो डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का है और ये मिसाइल सिस्टम काफी पहले डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन इस एओएन के बाद में ये क्लियर हो जाता है कि अब परचेज और प्रोडक्शन की बारी आ रही। तीसरे और चौथे सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो ये भी मिसाइल सिस्टम्स है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर नाम आता है MRSAM का, वहीं पर चौथे नंबर पर वीशरान मिसाइल सिस्टम अप्रूव की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम वर्बा मिसाइल सिस्टम है जो रशिया से अक्वायर की जाएगी। हालांकि इस कैटेगरी में डीआरडीओ की अपनी खुद की वीशरान मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है। पांचवें और छठे सिस्टम की अगर बात की जाए तो भारतीय थल सेना के टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अक्वायर किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि क्या ये अपने खुद के इंडिजिनस सिस्टम्स होंगे या फिर इजरायली या साउथ कोरियन सिस्टम्स को भारत में असेंबल करके यूज किया जाएगा। आर्मी के आखिरी सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जेट बेस्ड कामाकाजी ड्रोन की बात हुई है और इस कैटेगरी में देश में बहुत सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं। यही कारण है कि इस परचेज के ऊपर हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम निकल कर आने वाला है। देखिए, कामाकाजी ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेकर भारतीय थल सेना सॉर्टेड। उन्होंने एक बार सक्सेस चख ली है और जैसा कि कपिल देव कहा करते थे कि यू टेस्ट द सक्सेस वंस एंड टंग वांट्स मोर। इंडियन नेवी की अगर 3 प्रपोजल्स की बात करेंगे तो पहला प्रपोजल है मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ये एक डीआरडीओ की माइन है जिसको यहाँ पर अप्रूव किया गया है। इसके अलावा नेवल शिपबॉर्न यूएएस अप्रूव किया गया है और फिर एक टेस्टिंग फैसिलिटी अप्रूव की गई है जो लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी होगी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए। वहीं पर अगर भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो उनका एक प्रपोजल अप्रूव हुआ है जहां पर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के ऊपर काम होने वाला है। स्टार्टिंग में जब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने नंबर 3 यूज किया था क्योंकि 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। NAL का एक सिस्टम है, न्यू स्पेस रिसर्च का एक सिस्टम है और एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी का सिस्टम है जिसके बारे में आने वाले 2-3 दिन के अंदर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो करने वाले हैं। वैसे इस समय सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि इस वीडियो के दौरान हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये फर्स्ट स्टेप है और इसके बाद में 6 और स्टेप आएंगे, तब कहीं जाकर आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बाद में कोई भी प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला कदम उठाना पड़ता है। कुछ चीजों को लेकर ये पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, डीआरडीओ की नेवल माइन, हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट और जेट पावर्ड यूएवी के केस में। होप वीडियो में मजा आया होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।